हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी के ट्रिक। तो आज से हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट। तो गाइस, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कोई भी एग्जाम उठा लो, अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं तो वो है एनवायरनमेंट। और रिसेंटली यूपीएससी 2021 में भी आपने देखा होगा, लगभग 20 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन जो है ना, वो सिर्फ इसी सब्जेक्ट से आए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो लेक्चर है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। इससे आपका जो है बेसिक फाउंडेशन और इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा। और लास्ट में मैंने 20+ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड किए हैं। देखिए, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने, 20-22 जो हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप आज के लेक्चर देखने के बाद जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने कोशिश करूंगा कि मैं हर एक दो दिन में जो है आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, तो जुड़े रहिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी कि चारों तरफ का घेरा ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। और अगर हम लोग इसके जनरल डेफिनेशन देखें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जो जीव जंतु हैं उनका समूह हमारे चारों तरफ जो है, इनको सामूहिक रूप से पर्यावरण कहा जाता है। ये होगी जनरल डेफिनेशन। लेकिन अगर हम लोग इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखें, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से दी गई थी, तो इसने कहा था कि पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि है। वह अंतर संबंध है जो कि जल, वायु और भूमि तथा मानव व अन्य जीवित प्राणी, ध्यान रखना ये सारे कीवर्ड हैं, जल, वायु, भूमि तथा मानव व अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव और संपत्ति के बीच विद्यमान हैं। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, ऊपर जो जनरल डेफिनेशन है उसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, दो चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और संपत्ति, ई स्टेट, इसको जो है ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो ऑप्शन में अगर सूक्ष्मजीव और संपत्ति भी लिखी रहे अकॉर्डिंग टू पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो आपको वहाँ पर सही लगा कर आना है, क्योंकि वो भी हमारे पर्यावरण का पार्ट है। ओके, अगर इस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई करना है, सिंपल वर्ड में समझना है, तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाओं व उनके साथ जो अंतर क्रिया है, उनका इंटर रिलेशन है, वो सम्मिलित होती हैं पर्यावरण में। ये जो है इसकी सिंपल डेफिनेशन है। चलो, तो ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है, ये फ्रेंच भाषा के एनवायरोनीर वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है पड़ोस। पड़ोस मतलब कि पर्यावरण के लिए हम लोग आस पड़ोस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी जनरल सी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। जनरली डेफिनेशन ही है उसकी। तो देखिए, ये 3 डेफिनेशन और हैं, आपको ध्यान रखना है। पहली डेफिनेशन ये, भूमि, जलवायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो कि चारों ओर अस्तित्व में है, उसी को ही पर्यावरण कहते हैं। एक ये डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन और पूछी जाती है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है, उसे पर्यावरण कहा जाता है। या ये डेफिनेशन दे देगा, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो कि अंतर संबंधित रहती है, मतलब कि इंटर रिलेशन रहता है उनमें, उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे गाइस, मैं इतनी सारी डेफिनेशन क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए कि एग्ज़ाम में ना एग्जैक्टली यही लाइन उठा के पूछ ली जाती हैं, और पूछी गई है ना एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आप ध्यान रखना। कुल मिला के देखिए, सारे डेफिनेशन का एक ही समरी है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं, इनका जो सामूहिक रूप से जो है हम लोग पर्यावरण कहते हैं। और जनरली आप लोग को तो मालूम ही है, हम लोग के चारों ओर का आवरण ही जो है पर्यावरण कहलाता है। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। ओके, बाकी जो है ये टेक्स्ट के रूप में आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। कीवर्ड आपको ध्यान क्या रखना है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसमें कौन कौन से कीवर्ड ऐड हुए हैं, सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, संपत्ति, और इसमें जो इंटर रिलेशन की बात हो रही है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा जलमंडल। तो जलमंडल क्या है, देखिए, धरातल पर पाए जाने वाला कुल खारा व मीठा जल को हम लोग जलमंडल कहते हैं। यहाँ पर आपको खारा जल समुद्र में देखने को मिलेगा और मीठा जल नदी, तालाब और झील आदि में देखने को मिलेगा।
वहीं अगर हम लोग पूरे भूमंडल में देखें तो जल का परसेंटेज आपको 70% देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारे पूरे भूमंडल में 71% भाग जो है वो जल है और स्थल की मात्रा आपको 29% देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग जो ये जल की मात्रा है इसको अगर हम लोग 100% मान लें तो ये जो पूरा जलमंडल है हमारा, इसमें आपको 97.3% भाग जो है वो सागरों में देखने को मिलेगा। वहीं 2.7% भाग आपको धरातल पर देखने को मिलेगा। तो ये तो होगा फैक्ट। चलो मैं इसको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा, ध्यान से सुनो। चलो ये इमेज में देखो, ये हमारी अर्थ में अगर हम लोग निकालें जलमंडल को तो जलमंडल में से आपका 97% पानी जो है वो समुद्र, ओशन या महासागरों में है। कितना? 97% भाग। और केवल इनमें से 3% भाग ही जो है फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है। चलो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब ये जो 3% फ्रेश वाटर है ना, इसको इमेजिन करो ये 100% है, इसको 100% मान लो, ठीक है। तो इस 100% में से 70% पानी तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, आइस ग्लेशियर के रूप में, ओके। और 29% पानी तो जो है वो अंडरग्राउंड है, जिसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ओके। और इसमें से भी जो 1% पानी है जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल है। और उस 1% को अगर हम लोग 100% मान लें तो 38% पानी जो है वो सॉइल मॉइस्चर के रूप में है। मिट्टी आपको गीली देखने को मिलती है, मिट्टी के कारण ही जो है पेड़ पौधे होते हैं, तो मिट्टी में भी तो है सॉइल मॉइस्चर, तो वो मॉइस्चर के रूप में कितना परसेंट है? 38% पार्ट है। और वहीं अगर हम लोग नदियों में देखें तो 1% पानी देखने को मिलेगा। रिवर में 1% पानी है पूरे जलमंडल का। ये फैक्ट भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ऑप्शन के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग झीलों में देखें तो 52% पार्ट देखने को मिलेगा, ये एक्सेसिबल फ्रेश वाटर के अंदर से, ठीक है। वाटर वेपर के रूप में 8% व वाटर लिविंग थिंग के रूप में जो है 1%। वाटर लिविंग थिंग में जैसे पेड़ पौधे आ गए, हम लोग आ गए, हम जीव जंतु जितने भी, इनके अंदर भी तो पानी होता होगा, वो आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कितना इंटरेस्टिंग ये फैक्ट जानने का है कि वाटर की कितनी कमी है, कितना कम पानी हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। इसलिए तो गवर्नमेंट जो है इतनी सारी स्कीम लाती है कि वाटर को कंजर्व करना चाहिए। लिटरली गाइस, बहुत सारे एरिया में आप लोग जाएंगे उनको पानी मिलता नहीं है, पुराना पानी पी पी के ही जो है काम चलाते हैं लोग। तो इसलिए बोला जाता है कि वाटर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलो ये तो था हमारा जलमंडल। यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान रखो कि भूमिगत जल यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके दोहन के कारण विश्व का ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था या प्रभावित हुआ था? तो वो है बुल्किन, यूएसए का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला आता है हमारा वायुमंडल। देखिए वायुमंडल की डेफिनेशन सिंपल सी है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई बहुस्तरीय गैसों का आवरण या मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। ध्यान रखना, ये भी पूछा गया था, गैसों का मिश्रण जो होता है उसको वायुमंडल कहते हैं या वायु कहते हैं, ओके। तो जनरली आप लोगों ने जो है वायुमंडल की लेयर्स पढ़ी होंगी, क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये सब वगैरह पढ़ी होंगी आप लोगों ने। लेकिन इसके कंपोजिशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये लेयर से भी आते हैं, लेयर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए हम लोग को क्या समझना है कि गैसों का कंपोजिशन, उसका संगठन कैसा है। तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है ना वो है नाइट्रोजन। ध्यान रखना गाइस, सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। एग्जाम में पूछा भी गया ही है। कितने परसेंट पाई जाती है? 78% अराउंड। हम लोग देखें, पॉइंट को ना गिने, अगर एग्जैक्टली देखना है तो 78.084%, ओके। चलो इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो वो है ऑक्सीजन, 20.946%, ओके। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति जो कि पेड़ पौधे हैं, अगर वो समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि गाइस हमको मोस्टली ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान रखना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारी आर्गन, 0.93%। और उसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.0407% है। अब यहाँ से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन व वायुमंडल को दूषित करने वाली व ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। यही जो है इसी के कारण आप लोग को टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ओके।
तो ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर नियोन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन, H2O और क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं ये हमारे वायुमंडल की गैसेस हैं, ध्यान रखना गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आता है हमारा थलमंडल, लिथोस्फीयर। ये क्या होता है? देखिए, पृथ्वी पर ऊपरी मोटी परत जो कि शेलों से बना होता है वो स्थलमंडल कहलाता है। अब देखिए, स्थलमंडल पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने कोर, मेंटल, क्रस्ट ये तो पढ़ा होगा ना, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैं उस पर वीडियो भी बनाया हुआ हूँ ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना। तो देखिए, जो मेंटल होता है ना, ऊपर वाला मेंटल भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है। तो जो ऊपर वाला मेंटल होता है ना, वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ऊपर वाला मेंटल को और क्रस्ट को मिला देंगे तो इन दोनों को मिला के बनता है हमारा लिथोस्फीयर, यानी कि स्थलमंडल। ध्यान रखना गाइस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लिथोस्फीयर आखिर होता है क्या है। क्योंकि देखिए, लिथोस्फीयर ये जो अपर मेंटल है ना, अपर मेंटल के नीचे का जो पार्ट कहलाता है ना, वो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आपका लिथोस्फीयर। वेरी वेरी क्लियर। देखिए, डायग्राम में भी आप अच्छे से देख सकते हैं। जो हमारा ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल हो गया, और जो क्रस्ट है, इन दोनों को मिला के लिथोस्फीयर कहा जाता है। सिंपल, डायग्राम से समझ में आ गया? इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, महाद्वीप तक इसकी, अगर महाद्वीप के नीचे कहाँ तक इसकी मोटाई है, तो 35 किलोमीटर तक जो है हमारा लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा, और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक इसकी मोटाई आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये ध्यान रखना। चलो, हम लोगों ने जलमंडल देख लिया, वायुमंडल देख लिया और थर्मंडल देख लिया। तो ये तीनों मंडल आ गए हमारे ये सामने। अब आप लोग ये तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर में आपको तीनों मंडल दिख रहे हैं, लेकिन एक चौथा मंडल भी होता है। वो कौन सा मंडल है? अगर हम लोग जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल तीनों मंडल को मिला दें तो एक चौथा मंडल बनता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीवमंडल, बायोस्फीयर। ओके, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना, ये बायोस्फीयर है। तो अगर हम लोग जलमंडल, वायुमंडल, थलमंडल को मिला दें तो ये होता है हमारा जीवमंडल, बायोस्फीयर। वेरी बेसिक टर्म्स हैं गाइस, क्योंकि ये आपका बेस बनाएंगे, इसलिए मैं जितना इसमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जब आपकी ये बेसिक टर्म्स क्लियर होंगी ना, तो ये सारी टर्म्स में यूज़ करूँगा बाद में, तो आपको मज़ा आएगा। तो आपका अगर जीवमंडल है, जीवमंडल में क्या क्या आता है? जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल आते हैं। और देखिए, समुद्र तल से 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक हमारा जीवमंडल होता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना, समुद्र तल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा जीवमंडल होता है। ओके, चलो, तो ये तो हो गया हमारा जीवमंडल। ये सारे मंडल हम लोग ने देख लिए, ये थे पर्यावरण के क्षेत्र। अब बात करते हैं पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, दूसरा मानव निर्मित या एंथ्रोपोजेनिक बोल सकते हैं, या ह्यूमन जेनिक बोल सकते हैं। जो ये प्राकृतिक घटक हैं, इनको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैविक घटक यानी कि जो है लिविंग कंपोनेंट, और अजैविक घटक, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। जो जैविक घटक है उसमें आते हैं पेड़ पौधे, जंतु, और अजैविक घटक में आ जाते हैं हमारे वायु, जल, स्थल, मृदा, प्रकाश, ताप। देखिए, इन कंपोनेंट को हम लोग जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। करंट के एग्जाम्पल भी मैं आपको उसमें बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं काफ़ी। ओके, तो वो उस टाइम बताऊंगा। अभी आप सिर्फ कंपोनेंट जान लीजिए कि प्राकृतिक घटक में कौन कौन से होते हैं, अजैविक भी होते हैं, जैविक भी होते हैं। ओके, मानव निर्मित में जो है इमारतें आ जाती हैं, सड़क आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं, पुल आ जाते हैं, संस्कृति भी आती है, क्योंकि मानव जो संस्कृति का निर्माण करता है वो भी जो है इस इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसी से रिलेटिव एक डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई थी कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो टर्म है, ये समष्टि क्या होता है? अविभाज्य मतलब तो समझ में आ जाता है, इनविजिबल या इनसेपरेबल जो हो गया। समष्टि का मतलब क्या होता है? अब मैं इंग्लिश में वर्ड बताऊंगा तो आप बोलोगे इतना सिंपल था। देखिए, समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन, बस यही होता है। ओके, इसलिए इंग्लिश में भी आप वर्ड ध्यान रखना, मैं सारे इंग्लिश में वर्ड भी बताते जाऊंगा बीच बीच में। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों का पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो पर्यावरण की जो संरचना है वो किस किस से होती है? यहाँ पर हम लोगों ने भौतिक में आपके जैविक और जैविक दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो भौतिक और जो सांस्कृतिक तत्वों में मानव निर्मित जो आ जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के जो है हमारे पर्यावरण के निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो हमारे ये इन्वायरमेंट इतने कर रहे हैं हम लोग, क्या इसके संरक्षण के लिए कुछ काम किया है वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे? अरे बिल्कुल किए हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम किए हुए हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक्चुअली 1972 पर आए हम लोग। तो 1972 से पहले पूरे वर्ल्ड लेवल पर इन्वायरमेंट नाम की कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। समझ लो इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। तो लेकिन क्या हुआ, फिर 1972 में स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हुआ जिसमें हमारी उस टाइम की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो भी उसमें शामिल हुई थी। तो स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके। बेसिकली ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, ये उस टाइम के जो पॉल्यूटेंट थे, जो प्रदूषण के लिए जो गैसें जिम्मेदार थी, उनको बैन करने के लिए था। ओके, तो और कई सारे सब्सटीट्यूएंट थे। बेसिकली जो पॉप्स होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो होते हैं, उनके लिए जो है ये हुआ था। बाकी मैं डिटेल में इस पे जो ये जितने भी कन्वेंशन में अभी बताने वाला हूँ, इन पे सब पे मैं जो है डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल ना लो, अभी सिर्फ सुनते जाओ, क्योंकि अभी आप लोग नए नए हो ना, ये बेस बना रहे हो, अभी आप सिर्फ इनके नाम सुनते जाओ। गाइस क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, मैं सब आपको जो है ना एकदम सिंपल वे में कवर करवा दूंगा। चलो, तो ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, इसका आउटकम निकला यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये यूएनएपी है, ये इसका आउटकम निकला स्टॉकहोम कन्वेंशन का। और इसका जो मुख्यालय है ये आपको नैरोबी में देखने को मिलेगा। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में है। और ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, ये जो है 1973 में प्रारंभ हो गया। कब, किस डेट में हुआ? 5 जून 1973 को ये प्रारंभ हो गया था। और 5 जून 1973 को ही पहला दिवस, इसी दिवस के नाम से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस देखने को मिलेगा। तो 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो है ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के आउटकम से निकला था। ओके, तो ये एक ध्यान रखना। इसके बाद जो है एक और समिट हुआ था जिसे कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन। और ये चूंकि ब्राज़ील की इम्पोर्टेंट सिटी है, रियो में हुआ था, इसलिए इसको जो है रियो समिट भी कहा जाता है, रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका आउटकम निकला एजेंडा 21 जो कि नॉन बाइंडिंग है। उसके बाद यूएनसीबीडी और यूएनसीसीडी और मोस्ट इंपोर्टेंट यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये 9 मई 1992 में ब्राज़ील की इंपॉर्टेंट सिटी रियो डी जेनेरियो वहाँ पर हुआ था ये सम्मेलन। तो गाइस ये जो है इसमें लगभग 172 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और इस सम्मेलन को जो है पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग को पता ही है। और तो इसी दिन इसको ना, ये जो सम्मेलन हुआ था ये 21 मार्च 1994 को हुआ था, जो यूएनएफसीसी का हुआ था 21 मार्च 1994 को। इसीलिए 21 मार्च 1994 को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखना। और ये जो यूएनएफसीसी था, इसका मेन जो उद्देश्य था, जो एवरेज टेम्परेचर में कमी लाना। जो एवरेज टेम्परेचर है, बोला जाता है कि 1.5 जो प्री इंडस्ट्रियल फेज था वहाँ तक के लिए लाने की जो है बात करी जा रही थी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस साल भी जो है ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया है और हमारे प्रधानमंत्री ने खुद वहाँ से स्पीच दी है। तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने 5 पॉइंट दिए थे, वो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम हो ना, वहाँ पर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। अभी आप बस सुनते जाओ, अभी आपका एक और कुछ काम नहीं है, अभी बस सुनते जाओ। ओके, तो देखिए ये जो यूएनएफसीसी है ये कोप को बैठाता है। कोप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बैठी थी 1995 में। तो ये जो है जर्मनी के बर्लिन में जो है इसका आयोजन किया गया था। और जो रिसेंटली हुई है ब्रिटेन के ग्लासगो में हुई है COP 26। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी ध्यान रखना कि रिसेंटली जो है ब्रिटेन के ग्लासगो में ये हुई है COP 26। इसके बाद रियो 20+, यानी कि देखिए जब भी जैसे फर्स्ट जो हुआ था रियो अर्थ समिट 1992 में, 1992 के बाद फिर 10 साल बाद जो है एक और बड़ा सम्मेलन होता है। तो उस पर जो है 10 जुड़ जाता है। तो रियो 10 कहलाएगा 2002 में, फिर रियो 20 कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हर 10 साल बाद जो है इसमें साल ऐड होते जाते हैं। तो जो रियो 20 था उसमें जो थीम रखी गई थी द फ्यूचर वी वांट। ओके, ये ध्यान रखना। और इस समिट का आउटकम निकला UNCSD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो जो MDG थे
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाने लगा, मतलब उसको जो है चेंज कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना। तो इंटरनेशनल लेवल पे और भी थे, उसको हम लोग जो है सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे, बस इतने ध्यान रखना, इतने जो है इंपॉर्टेंट है, जो अभी एग्जाम अगर रिसेंटली हो रहे होंगे तो उसमें ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे देखते हैं कि नेशनल लेवल पे भी तो हमारी सरकार ने कुछ इन्वायरमेंट को लिए किया होगा। तो सबसे पहले तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये लाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, ठीक है। तो ये जो लाया गया था, एक्चुअली देखिए हमारे इंडिया में भी इन्वायरमेंट नाम का कोई ऐसा सब्जेक्ट था नहीं, लेकिन जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई तो उसके बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार हम लोगों ने इन्वायरमेंट को तो ध्यान ही नहीं दिया है। तो उसी का आउटकम निकला ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये भी कह सकते हो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था उसका भी प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिला था। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1986 में आया था। ध्यान रखना, हम लोगों ने इसी की डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको छाता विधान भी कहा जाता है। छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लॉ कहा जाता है। इसी के अंदर जो है काफ़ी सारे लॉज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया था। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ पर एक जो है मंत्रालय भी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखना। इसके बाद जो है 2010 में एक क्वासी जुडिशियल बॉडी लाई गई थी जो कि स्टेचुटरी भी है, जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी लाई गई थी, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा एनजीटी को, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ईपीए जिसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एजेंसी। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी ईपीए बोला जाता है और इसको भी ईपीए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एजेंसी है ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक संस्थान और है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो कि नीरी, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये नागपुर में है। तो ध्यान रखना ये नीरी जो है कहाँ पर अवस्थित है, ये नागपुर में है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि कितने सारे एग्जाम में कम से कम 6 बार पूछा गया है इसके बारे में कि नीरी कहाँ पर अवस्थित है। ये इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, ध्यान रखना। ओके, तो ये नागपुर में स्थित है। ये हो गया हमारे संरक्षण। इसके बाद कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड कुछ सप्ताह और महीने ये पूछे जाते हैं। तो देखिए वन महोत्सव कब से कब तक बनाया जाता है, ये जुलाई और फरवरी के जो फर्स्ट सप्ताह है, पहला जो वीक है ना, उसमें जो है वन महोत्सव बनाया जाता है, ध्यान रखना। ओके, वहीं वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक बनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना या माह ये 19 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, मतलब कि देखिए जो विश्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो काम करने वाली जो संस्था है ना, वो है WWF, ध्यान रखना। तो उनको ये जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है फंड फॉर नेचर, तो उसके लिए जो है फंड प्रोवाइड करवाती हैं, ध्यान रखना। इसके बाद जो है कुछ दिवस भी हैं। पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, वो बनाया जाता है 22 अप्रैल को। वहीं जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है, 22 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये 5 जून को बनाया जाता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को बनाया जाता है। अगला है हमारा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। अब ये देखिए पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण दिवस, इन दोनों में अंतर है। पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है और जबकि पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, 5 जून को। तो इन दिवस को भी रट लेना गाइस, छोटे मोटे एग्जाम जो नॉन IAS एग्जाम है वहाँ पे तो पूछ लिए जाते हैं, छोटे एग्जाम तो कोई नहीं होते हैं, सब बराबर ही होते हैं। चलो अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं कि देखते हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से लेक्चर को देखा है। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। चलो लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। चलिए ठीक है, ये भी सही ऑप्शन है। इसके बाद उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों को एक समूह बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं उसको हम लोग जो है पर्यावरण कहते हैं। तो भाई साहब तीनों डेफिनेशन तो हम लोगों ने देखी हुई है, तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों जो है सही डेफिनेशन है, उपयुक्त सभी। चलो इसके बाद पर्यावरण किससे बनता है,
तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, जैविक अजैव घटकों से, या उपयुक्त सभी से। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, तीनों से ही तो बनता है, उसमें अजैविक घटक भी आते हैं, भू आकृतिक घटक भी आते हैं। भू आकृतिक घटक में जैसे कि बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, उसमें लैंड रिवर्स वगैरह जो है उसके बारे में बता रहा है, तो भू आकृतिक घटक भी आते हैं ना इसमें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी एग्जाम में, तो डी आंसर इसका सही आएगा सेकंड का। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? तो गलत ऑप्शन आपको छांटना है इसमें से। पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं है। थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। वहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बताया था जब घटक पढ़ाए थे, तो उसमें क्या क्या आता है, जैविक अजैविक दोनों घटक आते हैं। तो यहाँ पर तो बोल रहा है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं है भंडार। भाई जैविक संसाधन होते हैं पर्यावरण में, ओके। तो सी आंसर हमारा सही आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण एक अविभाजित समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो रचना होती है, देखिए, भौतिक तंत्र से भी होती है, जैविक तंत्र से भी होती है, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से भी होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आ जाती है, वो है हमारा कल्चर। तो कल्चर के बीच में भी इन लोग के बीच में इंटर रिलेशन होता है, पारस्परिक संबंध होता है। लेकिन अगर देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक जैसा है, आपको ऑप्शन तो सभी सही देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट फेवरेबल क्या है जिसमें सब चीज़ कवर कर दिया गया है? डी ऑप्शन में जो है सारी चीज़ कवर कर लिया गया है, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा था। सांस्कृतिक ऐड कर दिया क्योंकि जो कि ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन घटक है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था मानव निर्मित घटक, तो उसमें संस्कृति भी आती है आपकी, तो वो भी एनवायरनमेंट के अंदर ही आती है, ध्यान रखना, ठीक है। आप देखो ऊपर वाले ऑप्शन भी गलत नहीं है, लेकिन वो अलग अलग है, लेकिन मोस्ट फेवरेबल जिसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने तीनों चीज़ पढ़ी थी ना एनवायरनमेंट में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। समझिए आप, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो देखो बेसिकली जो है इसका आंसर तो जो है ऑप्शन जो उसमें एग्ज़ाम में बताया गया था कार्ल रिटर है। लेकिन बेसिकली मैं बताऊं, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं और अगर डिटेल में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, तो जो है फ्रेडरिक रेडजेल को जो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का फादर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है कार्ल रिटर बताया गया था एसएससी में। तो आप ये ध्यान रखना, मैं दोनों ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि एसएससी में ये जो है कार्ल रिटर बताया गया था, लेकिन जो ओरिजिनली अगर मैं स्टैंडर्ड बुक में बात करूँ वो फ्रेडरिक रेडजेल हैं, ओके। तो इनका दोनों का नाम याद रखना, जो कि अब ऑप्शन में फ्रेडरिक रेडजेल नहीं है तो आप लोग कार्ल रिटर लगा कर आ जाना। डेविस नहीं है, डेविस ने जो है, डेविस के कारण जो है डिटर्मिनिज्म आया था, निश्चयवाद आया था, लेकिन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म रेडजेल ने दिया था। रिटर नहीं है कहीं पर, ठीक है, कार्ल रिटर अलग चीज़ है, ओके। तो चलो ऑप्शन ए वैसे एसएससी में बताया गया था, आप जो है ऑप्शन अगर रेडजेल दिया तो वो लगा देना, नहीं तो फिर कार्ल रिटर लगा कर आना, क्योंकि अब एसएससी वालों ने आंसर की में तो यही लिखा है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, ये कथन दिया गया है। फिर ये कथन का कारण दिया जाएगा आपको, क्यों है ये। तो कारण ये बता रहा है कि पर्यावरणीय शक्तियाँ एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा सोचो, क्या ये कारण सही है? क्या ये जो कारण है ये कथन एक को साबित करता है क्या? अरे बिल्कुल करता है। जो पर्यावरणीय शक्तियाँ हैं वो उसकी जो प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप जो है पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। तो ए भी सही है और दो आर भी, ए भी सही है, मतलब कि कथन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए गाइस, जब भी आप क्वेश्चन में ये कीवर्ड देखें, ये सत्य वर्ड, रॉन्ग देखें या करेक्ट देखें या इनकरेक्ट वर्ड देखें, तो उसमें ना एकदम गोला लगा लिया करिए। कई बार क्या होता है, हम लोग को पता तो रहता है कि असत्य है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है सत्य को खोजते रहते हैं, सत्य वाला जो ऑप्शन रहता है, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ना गोला लगा लिया करो आप लोग, ठीक है। तो गोला लगा लिया, अब हम लोग को असत्य खोजना है। पहला ऑप्शन तो हमारा है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, बिल्कुल सही है। जैव मंडल में भौतिक व अजैविक तत्व, भौतिक व जैविक तत्व दोनों विद्यमान होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि हरे पौधे में मृत अवयव को अपघटित कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो मृत अवयव हैं, मतलब कि डिकम्पोज हो चुके हैं, या क्या बोल सकते हैं आप लोग, जो मृत जीव हुए, उनको पौधे जो है वो अपघटित कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो अलग होते हैं ना। अभी हम लोग आगे जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता पढ़ेंगे, तो उसमें जो है डिकम्पोजर आते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग आते हैं, वो जो है मृत अवयवों को जो है खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं,
अपघटक बोलते हैं उन्हें, तो वो अपघटित करते हैं। तो पेड़ पौधे कैसे करेंगे, ठीक है, वो अपने अपने मृत अवयवों को कैसे अपघटित करेंगे, हरे पौधे वो नहीं करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं। तो ये सी ऑप्शन असत्य है, ठीक है। इसके बाद अपघटित जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो वो तो बना लेते हैं यार, चलो ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, तो सी ऑप्शन जो है इसका आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए सर, कमेंट करके बताना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताना। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1986 में पारित हुआ था, ठीक है, 2 बार पूछा गया है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, ये कब और कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो देखो ये जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, नागपुर में। कब स्थापित हुई थी, 1958 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी में है। इन्वायरमेंट EPA का पूरा नाम क्या है, अब देखो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मत मान लेना इसे, ठीक है, तो ये क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, ठीक है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो देखो इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, वन नीति है, पर्यावरण अधिनियम नीति है, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति नहीं आएगी, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर सही आ जाएगा। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, 1986 में हुआ था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। पर्यावरण के संरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब भारत सरकार ने कब पारित किया था, तो 1986 में पारित किया था। देखिए एक सन याद कर सकते हो ना, तो आपको कितने सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा था गाइस, हम लोग जो बेसिक सब कवर करते चलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाते चलेंगे, जिससे हम लोग को जो है ना आइडिया भी लग सकेगा और हमारा कंटेंट भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ना वही रिपीट होते हैं। ओके, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वही है, ठीक है, को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो छाता विधान मतलब कि अम्ब्रेला लॉ के नाम से भी जाना जाता है। MPPSC में पूछा गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ की थी, तो ये मैंने आपको नहीं बताया था, ऑस्ट्रेलिया ने आरंभ करी थी, तो ध्यान रखना इसको भी। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर तो आपको कमेंट करके बताना ही है। देखिए कितने बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, 5 जून भूलना नहीं। अरे मैंने ही बता दिया, चलो कमेंट करके बताओ फिर भी इसके बारे में, अगर 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको देखने को मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा, मैंने एक बेसिक फाउंडेशन बनाने की कोशिश करी है, पहला लेक्चर है, आपको धीरे धीरे और मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत ही सिंपली वे में और आपको बोर ना हो उस तरीके से जो है समझा सकूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके कारण आपको जो है फिर हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।